इंसान के ऊपर जब भी परेशानियां आती हैं तो अपने तकलीफ़ों को दूर करने के लिए तरह तरह की तरकीबें बनाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब उसकी परेशानियां कम नहीं होती है तो अपने तकलीफ़ों को दूर करने के लिए गलत रास्तों का चुनाव कर लेता है, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। जब एक व्यक्ति अपनी परेशानियों से चारों तरफ से घिर जाता है तो अपने परेशानियों को दूर करने के लिए एक ऐसे रास्ते का चुनाव कर लेता है जिसकी वजह से एक महिला ही नहीं बल्कि एक 5 साल की बच्ची भी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है ललितपुर और इसी ललितपुर का एक इलाका पड़ता है देवगांव। बात कर रहा हूँ मैं 15 मार्च 2017 की दोपहर के आसपास। देवगांव के जब कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर के जंगल में जाते हैं तभी एक चरवाहे की नज़र झाड़ियों में पड़ती है। देखता है कि वहाँ पे एक महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। जब चरवाहा उस महिला के नज़दीक पहुँचता है तो देखता है कि दरअसल उस महिला के बगल में ही एक बच्ची भी काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी है। काफ़ी गंभीर अवस्था में ही नहीं पड़े थे बल्कि दोनों के शरीर पे एक तेज़धार हथियार को कई बार चला दिया गया था, जिसकी वजह से दोनों ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। चरवाहा जब इस तरह की नज़ारा देखता है तुरंत ही इस बात की जानकारी अपने बाकी साथियों को देता है और साथ ही साथ ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में भी दी जाती है। पुलिस भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और दोनों ही डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाली एक महिला है जिसकी उम्र है लगभग 28 से 30 साल के आसपास और एक बच्ची है जिसकी उम्र है लगभग 5 साल के आसपास। पुलिस जब घटनास्थल को मुआयना करती है तो वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जिससे उन दोनों की डेड बॉडी का शिनाख्त हो सके। इसीलिए पुलिस वहाँ पे मौजूद लोगों से उन दोनों के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पे मौजूद कोई भी व्यक्ति उन दोनों की शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जब तक उन दोनों का शिनाख्त नहीं हो जाता है पुलिस तब तक इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उन दोनों की शिनाख्त कराने के लिए अपनी तरह से तमाम कोशिश करना शुरू कर देती है। पुलिस अभी इस कोशिश की जारी ही रखी थी कि उसी दिन शाम के वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति थाने में पहुंचता है। रोते बिलखते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, आप लोगों को देवगांव की झाड़ियों में जिस महिला की डेड बॉडी मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बच्ची इशरत है। और इतनी सी बात कह करके वो बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पुलिस उस बूढ़े व्यक्ति को आराम से बिठाती है, पानी पिलाती है और बड़ी तसल्ली से पूछताछ करती है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम मूसा खान है, मैं अमेठी ज़िले के शुक्ला बाजार थाने के सिकनी गाँव का रहने वाला हूँ। मूसा कहता है कि साहब, वो मेरी बच्ची इशरत है और वो 5 साल की बच्ची उसी की बेटी महलका है। पुलिस अब मूसा से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि इशरत और उसकी 5 साल की बच्ची महलका के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पे मूसा खान कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरी बच्ची के साथ में इस तरह की हरकत कोई और नहीं बल्कि मेरे ही इलाके का रहने वाला मुन्ना खान ने किया है। पुलिस जब मुन्ना खान के बारे में पूछताछ करती है तो मूसा कहता है कि साहब, मुन्ना मेरी बच्ची का आशिक है। आखिरकार पुलिस मूसा के तहरीर पर धारा 302 के तहत हत्या के नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर मुन्ना की तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस मुन्ना की तलाशी करते हुए उसके घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि मुन्ना भी अपना घर छोड़ के फरार हो चुका है। जैसे ही पुलिस वालों को मालूम चलता है कि मुन्ना अपना घर छोड़ के फरार हो चुका है, अब पुलिस को भी कहीं ना कहीं मुन्ना के ऊपर गहरा शक चला जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद मुन्ना का इस केस से कोई ना कोई ज़रूर कुछ लेना देना है। इसीलिए पुलिस अब पूरे दम खम लगा देती है मुन्ना की तलाशी करने के लिए, साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। और आखिरकार अगले दिन 16 मार्च 2017 को एक खबरी पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुन्ना अपने ही इलाके में छिपा हुआ है। खबरी के बताए हुए जगह पर पुलिस अपनी टीम को ले जाती है और फिर मुन्ना को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर मुन्ना से इशरत और उसकी 5 साल की बच्ची अमलका की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो मुन्ना कहता है कि साहब, मैंने उन दोनों की हत्या नहीं किया। पुलिस एक पर एक कई सारे सवाल मुन्ना से करती है। मुन्ना जब पुलिस वालों के सवालों का जवाब देना शुरू करता है, पुलिस को कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है कि मुन्ना सब कुछ झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब मुन्ना के ऊपर सख्ती दिखाना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही सख्ती दिखाना शुरू करती है, मुन्ना के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और मुन्ना तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। मुन्ना बताता है कि साहब, मैं अमेठी ज़िला के
शुक्ला बाजार थाने के सिकनी गांव का रहने वाला हूँ। मुन्ना का ही पड़ोसी मूसा खां में उसके पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बड़े बेटे और एक छोटी बेटी इशरत। मूसा जो कि जहाँ तहाँ मजदूरी का काम करता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है, क्योंकि मूसा के घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं होता है। बात कर रहा हूँ मैं आज से ठीक 6 से 7 साल पहले, साल 2012 की। मूसा अपने दोनों बच्चों की साल 2000 पहले से ही शादी कर देता है, लेकिन शादी करने के बाद भी मूसा के घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं होता है। लेकिन मूसा जब अपनी बच्ची इशरत की बढ़ती उम्र को देखता है, मूसा को इशरत को शादी को लेकर के चिंता सताने लगता है। इसीलिए मूसा इशरत की भी शादी करने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी उसकी बच्ची इशरत को मालूम चलता है, इशरत अपने अबू मूसा से कहती है कि अबू घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं है, क्यों ना मैं कोई नौकरी कर लूँ, कुछ पैसे कमा लूँ, उसके बाद आप मेरी कहीं शादी कर देना। मूसा भी अपनी बच्ची इशरत की बात मान लेता है और इशरत अपने ही इलाके में दरी बुनाई का काम करना शुरू कर देती है। इशरत जहाँ पे दरी बुनाई का काम करती है, वहीं पे मुन्ना भी काम करता है और इसी काम के सिलसिले में इशरत और मुन्ना की मुलाकात होती है और दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। दोनों के बीच में जब दोस्ती होती है, इशरत और मुन्ना दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। इशरत और मुन्ना के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करते हैं। जब भी दोनों की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन इस बात की जानकारी ना तो मुन्ना के घर वालों को मालूम चलता है और ना ही इशरत अपने अबू मूसा से बताती है। सिलसिला यूं ही चलना शुरू होता है। जब भी मौका मिलता है, दोनों एक दूसरे से मौका निकाल करके मुलाकात करते हैं। दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। जब सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है, एक दिन इशरत जब मुन्ना से मुलाकात करती है तो मुन्ना से कहती है कि हम इस तरह से कब तक छुप छुप करके मिलते रहेंगे, बेहतर है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। इशरत जैसी इस तरह की बातें मुन्ना से कहती है, मुन्ना भी एकदम से शादी के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि हम बहुत जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन तुम्हें बेहतर से मालूम है कि हम दोनों की घर की माली हालत ठीक नहीं है, क्यों ना थोड़ा सा और वक्त लिया जाए, कुछ और पैसे कमा लिया जाए और उसके बाद शादी कर लेते हैं। इशरत भी मुन्ना की बात मान लेती है और उसके बाद से कुछ और समय गुजरता है। इन समय के बीच में दोनों की मुलाकात भी होती है। जब भी मुलाकात होती है, इशरत बीच में कई बार मुन्ना से शादी के लिए कहती है, लेकिन मुन्ना हर बार कोई ना कोई बात कह करके उसकी बातों को टाल देता है। एक दिन इशरत जब मुन्ना से मुलाकात करती है तो उसे शादी करने के लिए जिद करने लगती है। दरअसल मुन्ना का भी इशरत से जी भर चुका था। मुन्ना इशरत से शादी ही नहीं करना चाहता था। इसलिए इशरत अब मुन्ना से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं ये सारी सच्चाई अपने अबू मूसा से बता दूंगी। इशरत जब इस तरह की बातें मुन्ना से कहती है तो मुन्ना को भी डर सताने लगता है कि शायद अब इशरत उसकी बात नहीं मानेगी। इसीलिए अब इशरत से पीछा छुड़ाने के लिए मुन्ना अपने घर परिवार वालों की मर्जी से एक दूसरे लड़की से शादी कर लेता है, जिसका नाम है संजीदा। मुन्ना संजीदा से शादी करके पत्नी बना के अपने घर तो लेकर आता है, लेकिन मुन्ना जैसे ही शादी करके अपनी पत्नी को घर लेकर आता है, तब पता चलता है कि इशरत भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन इशरत जैसे ही प्रेग्नेंट होती है, इस बात की जानकारी उसके अब्बू मूसा को मालूम चल जाता है। मूसा को जब ये सारी सच्चाई मालूम चलता है, वो गुस्से से तिलमिला जाता है और अपनी बच्ची को बिठा करके काफ़ी सख्ती से पूछताछ करता है। तब जाकर के इशरत सारी सच्चाई अपने अब्बू मूसा से बताती है। मूसा को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, मुन्ना के घर पे जाता है और इशरत से शादी करने के लिए बात करता है। तो मुन्ना कहता है कि इशरत सब कुछ झूठ बोल रही है, दरअसल मैं इशरत को जानता ही नहीं हूँ, ना तो मैं उससे कभी मुलाकात किया हूँ और ना ही कभी उससे बातचीत किया हूँ। मुन्ना जब इस तरह की बातें कहता है, उसकी बातें सुन करके मूसा भी गुस्से में एकदम भड़क जाता है और फिर 13 सितंबर 2012 को इसी शुक्ला बाजार थाने में जाता है और मुन्ना के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है और इसी मुकदमा के चलते मुन्ना जेल चला जाता है। मुन्ना तो जेल चला जाता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद इशरत एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम महलका रखती है। जब कुछ समय और गुजरता है, आखिरकार मुन्ना बेल पे रिहा होकर के घर आता है। समय गुजरना शुरू होता है और इस केस की सुनवाई का आखिरी डेट 23 मार्च 2017 को पड़ता है। जैसे ही तारीख नज़दीक आना शुरू होता है, मुन्ना को फिर से डर सताने लगता है कि फिर से वो जेल चला जाएगा। इसलिए मुन्ना मूसा के पास जाता है और इस केस का सुलह कराने की बात करता है। मूसा कहता है कि इस केस की सुलह कराने का मात्र एक ही उपाय है कि तुम मेरी बच्ची इशरत से शादी कर लो। मुन्ना कहता है कि ठीक है, इसके बारे में मैं सोच करके आपको बताऊंगा। मुन्ना वहाँ से घर चला आता है और फिर अगले दिन इशरत से मुलाकात करता है।
इशरत से भी जब मुलाकात करता है तो इस केस की सुलह के बारे में ही बात करता है। इशरत भी मुन्ना को वही जवाब देती है जो उसके अब्बू दे चुके थे। इशरत भी कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जरा सोचो कि मैं इस 5 साल की बच्ची को लेकर के कहाँ जाऊँगी और किसके साथ अपना समय गुजारूंगी। अब मुन्ना को लगता है कि शायद इस केस का सुलह ही नहीं हो पाएगा और फिर से दोबारा वो जेल चला जाएगा। इसीलिए जेल न जाने की डर से और इशरत से छुटकारा पाने के लिए एक षड्यंत्र बना देता है, और जब ये षड्यंत्र बनाता है तो इशरत को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। एक दिन मुन्ना जब इशरत से मुलाकात करता है तो कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। मुन्ना जैसे ही शादी के लिए तैयार होता है, इस बात को सुन करके इशरत भी खुशी के मारे झूम उठती है। उसके बाद से मुन्ना इशरत से मुलाकात ही नहीं करता है, बल्कि बिल्कुल पहले के जैसे मुलाकात करता है तब उसके साथ संबंध भी बनाता है। लेकिन इस बात की जानकारी इसके बावजूद भी इशरत अपने अब्बू मूसा को नहीं बताती है। एक दिन जब मुन्ना इशरत से मुलाकात करता है तो कहता है कि हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन शादी हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से किसी दूसरे शहर चलते हैं और वहीं पे निकाह करके और फिर साथ में एक किराए का कमरा लेकर रहेंगे। लेकिन मुन्ना कहता है कि तुम अपनी 5 साल की बच्ची को लेकर के घर से निकल जाना है और मैं अपने घर से बाइक लेकर निकलूंगा। लेकिन जब तुम घर से निकलना तो इस बात की जानकारी अपने अब्बू मूसा को नहीं बताना, क्योंकि लोगों को अगर मालूम चलेगा तो शायद मेरे घर परिवार वाले तुमसे शादी नहीं करने देंगे। इशरत भी मुन्ना की बात मान लेती है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत मुन्ना 15 मार्च 2017 को ईसा को बोलता है कि अपनी बच्ची को लेकर के घर से निकल जाओ। इशरत भी अपनी बच्ची को लेकर के घर से निकल जाती है। मुन्ना भी अपने घर से बाइक लेकर के निकल जाता है और रास्ते में दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। वहाँ पे इशरत मुन्ना से पूछताछ करती है कि हम जा कहाँ रहे हैं। मुन्ना कहता है कि हम कहीं आगे चलते हैं, बैठ करके बात करते हैं और वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ चलना है। चलते चलते आखिरकार इशरत अपनी बच्ची को लेकर के इसी देवगांव के जंगल तक पहुंच जाती है। वहां पे मुन्ना अपनी बाइक लेकर के जाता है और इसी देवगांव के जंगल के एक सुनसान जगह पे दोनों बैठते हैं और फिर बातचीत करते हैं। इशरत जब वहां पे मुन्ना से पूछताछ करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो मुन्ना कहता है कि हम दिल्ली चल रहे हैं, दिल्ली में चल के निकाह कर लेते हैं और वहीं पर हम सब एक साथ रहेंगे। जैसे ही दिल्ली की बात कहता है, इशरत भी सुन करके काफ़ी खुशी के मारे झूम उठती है। लेकिन मुन्ना इशरत से कहता है कि तुम अपनी बच्ची को लेकर के इस जंगल के रास्ते से लेकर के चलो और मैं अपनी बाइक को लेकर के साइड के रास्ते से आता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो शायद दिक्कत हो जाएगी। इशरत भी मुन्ना की बातों पे इस कदर से यकीन कर लेती है कि अपनी बच्ची को लेकर के जंगल के रास्तों से चलना शुरू होती है। जैसे ही अभी थोड़ी ही दूर तक जाती है कि मुन्ना पीछे से आता है और अपने जेब से एक तेज धार हथियार निकालता है और फिर इशरत के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से इशरत की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसकी बच्ची महलका जब अपनी माँ को इस हालत में देखती है, वो काफ़ी डर जाती है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। जब जोर जोर से उसकी आवाज़ें आनी शुरू होती है, इसे सुन करके मुन्ना भी काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कि शायद इसकी आवाज़ें सुन करके कोई यहाँ पे पहुँच ना जाए। मुन्ना दरअसल पहले ही सोच रखा था कि जब इशरत इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी तो उसकी 5 साल की बच्ची को मैं लेकर कहाँ जाऊँगा। उसी हथियार से अपनी ही 5 साल की बच्ची के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी 5 साल की बच्ची महलका की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और फिर दोनों की डेड बॉडी को उसी जंगल के झाड़ियों में छिपा देता है और वहाँ से अपने घर आता है और फिर घर से फरार हो जाता है। लेकिन मुन्ना इससे पहले कि रडार से बाहर जाए, एक खबरी तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है और पुलिस मुन्ना को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है। वाकई में जब ये पूरी कहानी मुन्ना पुलिस वालों को बताता है तो मुन्ना के तहरीर पे पुलिस तुरंत ही उसे अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।